हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो अपना यूनिट चल रहा था सेकंड पॉपुलेशन वाला, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ओके, बायोटिक पोटेंशियल किसको कहते हैं? हर पॉपुलेशन में एक इनहेरेंट पावर होती है ग्रो करने की, दैट इज़ बायोटिक पोटेंशियल। एंड व्हाट इज़ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस? जो फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर का सम होता है, सम अप ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट विच रेजिस्ट द पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस। मतलब ऐसे फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो मिलकर के पॉपुलेशन को इसकी मैक्सिमम रेट पे रिप्रोड्यूस करने को रोकते हैं, उसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अपन जो इसके पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, इसमें बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है वो बताएंगे हम इसके अंदर। ओके, ईच पॉपुलेशन हैज़ द इनहेरेंट पावर टू ग्रो। सभी पॉपुलेशन में एक नेचुरल या इनहेरेंट पावर होती है मल्टीप्लाई होने की। व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ लिमिटेड, द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बिकम कांस्टेंट एंड मैक्सिमम फॉर द एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस लिमिटेड होती हैं और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो होती है उस वक्त कांस्टेंट रहती है फॉर द एग्जिस्टिंग कंडीशन, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एनवायरमेंटल ग्रोथ जो है कांस्टेंट रहती है। द वैल्यू ऑफ द ग्रोथ रेट अंडर दीज फेवरेबल कंडीशन इज़ मैक्सिमम। फेवरेबल कंडीशन के अंदर इसकी ग्रोथ रेट जो होगी मैक्सिमम होगी। इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज स्ट्रक्चर एंड इज अ सिंगल इंडेक्स एस शेप्ड और सिग्मोइड ग्रोथ फॉर्म। आपने पॉपुलेशन का ग्रोथ फॉर्म पढ़ा होगा, इसमें दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक एस शेप्ड होता है और एक जे शेप्ड होता है। ठीक है, तो कैसे एस शेप पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस काम करता है और जे शेप पे काम करता है। दीज एस शेप सिग्मोइड ग्रोथ में क्या होगा, दीज कंट्रास्टिंग टाइप्स में बी कंबाइंड और मॉडिफाइड और बोथ। मतलब ये दोनों या तो मॉडिफाइड हो सकते हैं या संयुक्त रूप से भी काम कर सकते हैं इन वेरियस वेज अकॉर्डिंग टू द पिक्यूलियरिटीज़ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट्स। यानी अलग स्पीशीज़ और अलग एनवायरनमेंट पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, एस शेप वाले में। इन द जे शेप फॉर्म, डेंसिटी increases rapidly in exponential or compound interest fashion and then stops abruptly as environmental resistance or an other limitations becomes effective more or less suddenly। जे शेप में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो रैपिडली इंक्रीज करती है, एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से, और फिर अचानक से वो रुक जाती है किसी भी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस और या दूसरे लिमिटिंग फैक्टर्स के कारण वो अचानक से रुक जाती है। दिस फॉर्म मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल मॉडल बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हम ये एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला से इसको बता सकते हैं, dn by dt equal to Rn with a definite limit on n, where dn by dt equal to the rate of change in the number of organisms per time at a particular instant and Rn equal to n instant area as coefficient of population growth. Okay. In the sigmoid form, the population increase slowly। सिग्मॉइड ग्राफ जो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म का, उसमें पॉपुलेशन पहले धीरे धीरे ग्रो करती है और उसके बाद तेज़ी से ग्रो करती है और उसके बाद इसमें एक इक्विलिब्रियम आता है। इन द सिग्मॉइड फॉर्म, द पॉपुलेशन इंक्रीज स्लोली एट फर्स्ट, देन मोर रैपिडली, बट इट सून स्लोज डाउन ग्रेजुअली as the environmental resistance increases percentage wise
until more or less equilibrium level is reached and maintained. This form may be represented by the simple logistic model. मतलब सिग्मॉइड ग्राफ जो होता है उसमें पॉपुलेशन पहले धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर तेज़ी से ग्रो करता है, उसके बाद एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के कारण धीरे धीरे इसका ग्रोथ रुकता है और एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिससे ये मेंटेन रहता है। इसको अपन इस मॉडल से बता सकते हैं dN/dt इक्वल टू Rn k माइनस एन अपॉन के। के जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। The upper level beyond which no major increase can occur as represented by the k is the upper asymptote of the sigmoid curve and has been aptly called the carrying capacity। यानी इसकी अपर लिमिट है, इसके बाद इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं कर सकता है सिग्मॉइड कर्व में, और ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कितना मैक्सिमम पॉपुलेशन इसके अंदर हो सकता है। ये तो सिग्मॉइड कर्व एस शेप का था। इन द जे फॉर्म देयर मे बी नो इक्विलिब्रियम। जे वाले में क्या होता है, इक्विलिब्रियम नहीं होता है। इन द जे फॉर्म देयर मे बी नो इक्विलिब्रियम लेवल बट द लिमिट ऑन n represents the upper limit imposed by the environment of the inherent power of a population to grow। इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम नहीं होता है, लेकिन जो ये कैपिटल एन है ये इसकी अपर लिमिट को इम्पोज करता है, जो भी इसका इनहेरेंट पावर होती है पॉपुलेशन की ग्रो करने की, तो एन जो है होता है इसका अपर लिमिट रिप्रेजेंट करता है। It may be designated by the symbol R or C is the exponent in the differential equation for population growth in an unlimited environment under specific physical conditions. Okay? The biotic potential is defined mathematically as the slope of population growth curve during the logarithmic phase of growth। बायोटिक पोटेंशियल को मैथमेटिक्स में अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द स्लोप ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ड्यूरिंग द लॉगरिथम फेज ऑफ ग्रोथ। व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर लेस देन ऑप्टिमल द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ लेस। जब एनवायरनमेंट की कंडीशन ऑप्टिमल नहीं रहेगी, उससे नीचे रहेगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी नीचे रहेगी। द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू द इंक्रीज एंड द एक्चुअल चेंज इन द साइज इफ़ द पॉपुलेशन इज़ अ मेजर ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। समझे? मतलब पॉपुलेशन की जो नेचुरल इनहेरेंट वो पावर है ग्रो करने की, उससे अगर लेस देन है वो ग्रो कर रही है, तो ये जो है डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है ग्रो करने का टू इंक्रीज एंड द एक्चुअल चेंज इन द साइज, एक्चुअल चेंज इन साइज इफ़ द पॉपुलेशन इज़ अ मेजर ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण वो ग्रो कर रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, वो मेज़र होगा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का। ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो मिलकर के प्रिवेंट करते हैं इसके रिप्रोडक्शन को, उसको हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। द सम ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स which prevent a species from reproducing at its maximum rate is termed as the environmental resistance। मतलब किसी भी एनवायरनमेंट का जो फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर होगा वो मिलकर के किसी पॉपुलेशन के रिप्रोडक्शन को रोकता है, तो उसको हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है।
देखो, जब कोई स्पीशीज़ नए एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वहाँ पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बहुत जीरो टाइप का होता है, बहुत लो होता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्पीशीज़ उस नए एनवायरनमेंट में ग्रो करती है, वहाँ पे कुछ समय बाद एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस काम करने लगता है। फॉर एग्जांपल, वहाँ उनके प्रेडेटर्स आ जाते हैं, या फिर सेम स्पीशीज़ में मेंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट सेम हो जाती है, फूड की, लिविंग स्पेस की। इस कारण से क्या होता है, उनकी आपस में वो ख़त्म होने लगते हैं या उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने लग जाती है, और फिर उसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। या तो बर्थ रेट उनकी कम हो जाती है या फिर मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों कारण हो सकते हैं पॉपुलेशन डिक्रीज होने के। आइदर बर्थ रेट कम हो जाएगा या फिर, या तो मतलब नेटिलिटी कम हो जाएगी या फिर मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, environmental resistance is often low when a species is first introduced into a new territory, so that the species increase in number at a fantastic rate, as when the rabbit was introduced into Australia and English sparrow and Japanese beetle were brought into the United States। मतलब जब शुरू में ऑस्ट्रेलिया में रैबिट को इंट्रोड्यूस किया गया या ये इंग्लिश स्पैरो और जापानीज़ बीटल को यूनाइटेड स्टेट्स में ले गए तो क्या हुआ, बट एज अ स्पीशीज इंक्रीजेज इन नंबर द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस टू इट ऑल्सो इंक्रीजेज। जब स्पीशीज बहुत संख्या में बढ़ गई तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी बढ़ गया वहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट प्रे अपॉन इट और पैरालाइज इट, एंड the competition between the members of the species for food and living space, and consequently population decreases. An equilibrium will be reached either by decreasing the birth rate, natality, or by increase the mortality rate। ठीक है ना। यानी जब कोई नए स्पीशीज़ को अपन नए एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले तो तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन बाद में उस पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस काम करने लग जाता है। जैसे फॉर प्रेडेटर्स आ जाएं उनके, या सेम स्पीशीज़ सेम रिक्वायरमेंट के लिए उनमें आपस में ही फाइट होने लग जाए, तो इस तरह से उसके बाद उसमें डिक्रीज़ होता है पॉपुलेशन में, और एक इक्विलिब्रियम आता है बाय द डिक्रीजिंग ऑफ बर्थ रेट और बाय द इंक्रीजिंग इन द मॉर्टेलिटी रेट। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का। ओके, थैंक यू।